गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन आर्थिक समुदाय भी हम जिसको कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। आर्थिक एकीकरण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना यूरोपियन आर्थिक समुदाय का संगठन होना है। इसे हम यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। आरंभ में इसे यूरोपियन साझा बाजार, यूरोपियन कॉमन मार्केट भी कहा जाता था। यह रोम की संधि के आधार पर 1 जनवरी 1958 को बनाया गया है और 1990 के दशक में यूरोपियन यूनियन की सदस्य संख्या 15 तक पहुंच गई। कुछ अफ्रीकी, कैरेबियन, प्रशांत क्षेत्र के देश इसके सहायक सदस्य हैं। 1 मई 2004 को यूरोपियन यूनियन का विस्तार हुआ जब 10 नए देश इसके सदस्य बने। इससे यूरोपियन यूनियन की सदस्यता 25 तक पहुंच गई और नए सदस्य देश चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, स्लोवक गणराज्य, माल्टा, साइप्रस, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया और स्लोवानिया है। इस समय यूरोपियन यूनियन के सदस्य की संख्या 28 है। विस्तृत यूरोपियन यूनियन की अनुमानित जीएनपी लगभग $9712 बिलियन है और इसकी जनसंख्या 455 मिलियन है। और विस्तृत यूरोपियन यूनियन का कुल विश्व व्यापार में 20%, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 26% और कुल बाहर की ओर जाने वाले निवेश में 46% भाग है। वास्तव में यूरोपियन यूनियन संसार का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला समूह है। अंतर यूरोपियन यूनियन व्यापार एकीकरण के पहले होने वाले व्यापार का 2 गुना से अधिक है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, यूरोपियन इकोनॉमिक जो समुदाय है वो रोम की संधि के आधार पर बनाया गया, जिसने इसके उद्देश्य निर्धारित किए। और सबसे पहला है इसमें सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के आयात और निर्यात पर प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क मात्रात्मक तथा अन्य नियंत्रणों को समाप्त करना। सदस्य देशों के बीच व्यक्तियों, सेवाओं और पूंजी के मुक्त चलन पर सभी नियंत्रणों को समाप्त करना। साझा कस्टम प्रशुल्क और साझी वाणिज्य नीति गैर सदस्य देशों के संबंध में स्थापित करना। साझी कृषि नीति को स्थापित करना। परिवहन के क्षेत्र में साझी नीति को अपनाना। एक ऐसी प्रणाली को स्थापित करना जिससे साझा बाजार में प्रतियोगिता में विकृति पैदा न हो सके। सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों में तालमेल बनाए रखने के लिए और उनके भुगतान शेष के असंतुलनों को दूर करने के लिए विधियों का प्रयोग करना। मजदूरों को रोजगार की संभावनाओं को सुधारने और उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए यूरोपियन सामाजिक कोष को स्थापित करना। नए संसाधनों को खोलकर समुदाय के आर्थिक विस्तार के लिए यूरोपियन निवेश बैंक को स्थापित करना। साझा बाजार के कुशल कार्यकरण के लिए आवश्यक सीमा तक सदस्य देशों के कानूनों में समानता लाना। इन बातों से देखिए पता चलता है कि मूल उद्देश्य जिन्हें यूरोपियन आर्थिक समुदाय प्राप्त करना चाहता है, इनमें वस्तुओं, श्रम, पूंजी और सेवाओं के मुक्त चलन पर सभी प्रतिबंधों को हटाना, गैर सदस्य देशों के विरुद्ध साझा बाहरी प्रशुल्क बनाए रखना, परिवहन और कृषि के क्षेत्रों में साझी नीतियां स्थापित करना और पूरे क्षेत्र में मौद्रिक और राजकोषीय मामलों में निकट एकीकरण स्थापित करना शामिल है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने से निश्चित रूप में व्यापार में लगातार फैलाव, आर्थिक कार्यकुशलता में सुधार और पूरे क्षेत्र में रहन सहन के स्तर में सुधार किया जा सकेगा। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन के संगठनात्मक ढांचे में कार्यकारी आयोग, मंत्री परिषद, यूरोपियन संसद, न्याय अदालत, आर्थिक और सामाजिक समिति और मौद्रिक समिति शामिल है। देखिए, अब हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन की उपलब्धियां या अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। युद्ध के बाद देखिए के समय में अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन का सबसे सफल एकीकरण के रूप में उदय हुआ है। इसने साझा बाहरी प्रशुल्क निश्चित किया, यूरोपियन समुदाय में औद्योगिक वस्तुओं के मुक्त व्यापार का विश्वास दिलाया, कृषि उत्पादों के लिए साझी कीमत नीति अपनाई और श्रम और पूंजी के मुक्त चलन पर प्रतिबंधों को हटाया। सदस्यता के दृष्टिकोण से यह अपेक्षाकृत अधिक विकसित औद्योगिक राष्ट्र का अकेला सबसे बड़ा समूह है। सबसे पहला जो है देखिए इसमें व्यापार और भुगतान शेष से संबंधित है उपलब्धि। इस संगठन के बनने के बाद से शेष विश्व के साथ निर्यातों और आयातों में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। यूरोपियन समुदाय के अंदर व्यापार 1960 में विश्व व्यापार का 9% था
जो 1970 में बढ़कर 14% हो गया। और 1970 के दशक तक यूरोपीय समुदाय की शेष विश्व के साथ भुगतान शेष की स्थिति शक्तिशाली बनी हुई थी। फिर इसके बाद व्यापार निर्माण और व्यापार विचलन प्रभाव अगर हम देखें, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, तो यूरोपियन यूनियन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो व्यापार निर्माण में बड़ी मात्रा में वृद्धि होना है। और इसके यूरोपियन यूनियन के कारण 1969 तक व्यापार निर्माण $8.4 बिलियन था। इसकी तुलना में व्यापार विचलन केवल $1.1 बिलियन था। 1973 में ब्रिटेन के यूरोपियन कम्युनिटी में शामिल होने के बाद यूरोपियन कम्युनिटी का कृषि में व्यापार विचलन बहुत महत्वपूर्ण बन गया। यूरोपियन समुदाय बहुत अधिक सीमा तक अमेरिका, जापान, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के उत्पादन की लागत पर उत्पादन की लागत पर व्यापार का विचलन करने वाली संस्था है। फिर साझा कृषि नीति, कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी देखिए, रोम की संधि ने कस्टम यूनियन के सभी सदस्यों के लिए साझी कृषि नीति के विकास पर बल दिया था। और इकोनॉमिक यूरोपियन समुदाय के बनने से पहले भिन्न भिन्न देशों को अपनी भिन्न भिन्न नीतियां थी। उनमें से कुछ में खेती उत्पादन कीमत जो है सपोर्ट प्राइस नीची थी, जबकि अन्य देशों में अपेक्षाकृत अधिक ऊंची सपोर्ट प्राइस का ढांचा था। अब जो सपोर्ट प्राइस परिषद के द्वारा अकाउंट की इकाइयां जो है में निश्चित की जाती है, और एक ग्रीन रेट जिस पर कीमत जो सपोर्ट प्राइस को राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तित किया जाता है। निर्धारित सपोर्ट प्राइस पर किसान जितना चाहे उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक सदस्य देश से दूसरे देश में उत्पादन के चलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कृषि उत्पादों की आंतरिक कमी होने की स्थिति में शेष विश्व से आयात की आज्ञा है। गैर सदस्य देशों से कृषि उत्पादों की आयातों को सीमित करने के लिए एक परिवर्तनशील आयात शुल्क लागू है। इसे उस सीमा तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है जिससे कि निर्यातकों के कीमत लाभ को ऑफसेट किया जा सके। यदि कृषि उत्पादकों का उत्पादन यूरोपियन समुदाय के भीतर आवश्यकताओं से बढ़ जाता है तो कृषि उत्पादकों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि वे अपने अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात कर सकें अथवा कम कीमत पर उसकी बिक्री सदस्य देशों के भीतर कर सकें। इस प्रकार साझी कृषि नीति के फलस्वरूप यूरोपियन समुदाय कृषि के संबंध में आत्मनिर्भर बन गई है। फिर है साझी मछली पालन नीति, कॉमन फिशरीज पॉलिसी। फरवरी 1971 में यूरोपियन कम्युनिटी ने साझी मछली पालन नीति को अपनाया है। फिर है साझी परिवहन नीति। रोम की संधि ने यूरोपियन समुदाय के सभी सदस्य देशों के द्वारा अपनाए जाने के लिए साझी परिवहन नीति निर्धारित की है, और ऐसी समान नीति साझी बाजार में प्रतिबंध रहित आवागमन का आश्वासन देने और सभी सदस्य देशों में परिवहन प्रणाली के सामान्य संगठन और संपूर्ण एकीकरण के लिए उचित मानी गई है। और इस क्षेत्र में यूरोपियन समुदाय केवल परिवहन में बाधाओं को दूर करने में सफल हुआ है। और फिर है साधनों का चलन, मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स। यूरोपियन यूनियन ने देखिए मजदूरों, पूंजी, सेवाओं के एक सदस्य देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से आने जाने के संबंध में भी काफी प्रगति की है। और मजदूरों और उनके परिवारों को न केवल मुक्त आवागमन है अपितु उन्हें काम करने और सामाजिक सुरक्षा के समान अधिकार भी प्राप्त हैं। फिर है एकीकृत क्षेत्रीय विकास नीति, इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी। यूरोपियन समुदाय के सामने आरंभ से ही मुख्य उद्देश्य में से एक उद्देश्य न्यायपूर्ण, संतुलित और एकीकृत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने के लिए यूरोपियन समुदाय ने संगठन में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए क्षेत्रों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने की नीति अपनाई है। यूरोपियन समुदाय क्षेत्रीय विकास सहायता यूरोपियन निवेश बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं, यूरोपियन सामाजिक कोष, यूरोपियन सोशल फंड, यूरोपियन क्षेत्रीय विकास कोष, यूरोपियन रीजनल डेवलपमेंट फंड जैसी एजेंसियों के द्वारा उपलब्ध कराता है। फिर बेकारी में कमी हम देख सकते हैं, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, विस्तृत बाजार, उत्पादन क्षमता के प्रयोग, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने और अधिक निवेश अंतर्वाद से औद्योगिक उत्पादकता और कुशलता में काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपियन समुदाय के देश बेकारी की मात्रा को कम कर सके हैं और लोगों की औसत कमाई के स्तर को ऊंचा उठा सके हैं। फिर है साझी सामाजिक नीति, कॉमन सोशल पॉलिसी। यूरोपियन समुदाय के सदस्य देश ने 1989 में सामाजिक चार्टर या सोशल चार्टर को अपनाया। इसने मजदूरों के अधिकारों
और सामाजिक न्याय के से संबंधित 12 नियम निर्धारित किए, और उनमें से सदस्य देशों के काम करने और जीने के अधिकार, समान मजदूरी पर काम, अन्य देशों में समान काम की हालत, समान अवसर कानून, एक सप्ताह में अधिक से अधिक 48 घंटे काम का विनियमन, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का संरक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमन, यूरोपियन रोजगार सेवा और रिक्त स्थानों के लिए यूरोपियन सूचना प्रणाली नियमों को अपनाया है। फिर है आर्थिक और मौद्रिक यूनियन, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। 1970 के दशक के गंभीर मौद्रिक उथल पुथल को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन समुदाय के सदस्य देशों के विदेश मंत्री आर्थिक और मौद्रिक यूनियन को स्थापित करने में सहमत हुए हैं, और 1979 में यूरोपियन मौद्रिक प्रणाली जो है को शुरू करने में 2 साल के समय के लिए स्थापित किया गया। और ये ईएमएस जो है, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम जो है, उसका मूल उद्देश्य इकोनॉमिक कम्युनिटी को के देश की करेंसियों की विनिमय दरों की स्थिरता को बनाए रखना, और इसके लिए निर्धारित विधि को यूरोपियन जो है करंट जो है स्नेक का नाम दिया गया है। फिर है आपका तो ये है आपका यूरोपियन जो है और मॉनेटरी यूनियन जो स्थापित किया गया है। 1 जनवरी 1999 को एक अधिक स्थायी और स्थिर व्यवस्था जो है यूरोपियन समुदाय में चालू हुई, और जबकि यूरोपियन यूनियन के 15 में से 11 सदस्यों ने एक ही करेंसी जिसे यूरो के नाम कहा गया को अपना लिया। ब्रिटेन, ग्रीस, डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो को स्वीकार नहीं किया। यूरो क्षेत्र में शामिल देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन है। वर्तमान समय में यूरोजोन के सदस्य देशों की संख्या 19 है। यद्यपि यूरो में बैंकिंग और व्यापारिक सौदे 1 जनवरी 1999 से आरंभ हो गए थे। यूरो बैंक नोटों और सिक्कों का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ। इसके साथ ही सदस्य देशों ने अपनी राष्ट्रीय करेंसियों जो उस समय तक कानूनी तौर पर वैध थी को वापस लेना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय करेंसी को पूरी तरह प्रचलन से हटा लेने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2002 थी। इसके बाद राष्ट्रीय करेंसियों की कानूनी वैधता समाप्त हो गई। यूरो और राष्ट्रीय करेंसियों में आंतरिक परिवर्तन दर उस स्तर पर निश्चित की गई जिस पर परिवर्तन की अवधि में परिवर्तन किया जा रहा था। यूरो और यूरोजोन से बाहर के देशों की करेंसियों में बाहरी विनिमय दर बाजार की शक्तियों से निर्धारित होनी थी, और एक करेंसी का उदय निसंदेह सदस्य देशों के मौद्रिक और वित्तीय एकीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। और इन सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 455 मिलियन थी, और इनका जीडीपी 9.7 ट्रिलियन यूरो की इकाइयां था। अब इसके निष्कर्ष क्या है? व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस? देखिए, यूरोपियन यूनियन द्वारा एक ही साझी करेंसी पैदा करने के बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं। निवेशकों को पहला है, निवेशकों को कम सौदा करने की लागतों, अधिक प्रतियोगिता, कीमतों की पारदर्शिता, कीमतों की अधिक मात्रा में निश्चितता और स्थिरता के रूप में भारी लाभ प्राप्त होंगे इससे। और इसके अतिरिक्त एकमात्र करेंसी पैदा करने से ब्याज की दरों में समानता, करेंसी जोखिम की समाप्ति, बॉन्ड और इक्विटी बाजारों के क्षेत्र में और तरलता हो सकेगी। फिर एकमात्र करेंसी के कारण उपभोक्ता को सारे यूरोपियन भूखंड में अधिक कीमत पारदर्शिता और पूरे क्षेत्र में कीमतों के अधिक समानीकरण के द्वारा लाभ होगा। व्यापारिक और औद्योगिक उद्यमों को बाहर के स्रोतों से काम कराने में आसानी, फर्मों के आपस में विलय और एक फर्म द्वारा दूसरा का नियंत्रण ले लेना, उत्पादन आधारों को दोबारा स्थापित करना, परिवहन, विपणन इत्यादि के कारण लाभ प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से विश्व स्तर पर प्रतियोगिता की शक्ति में वृद्धि होगी एकमात्र करेंसी होने के कारण। फिर यूरोपियन मौद्रिक जो यूनियन है उसके द्वारा एक ही करेंसी को पैदा करने से विनिमय दर जोखिम के विरुद्ध बचाव की लागत काफी सीमा तक कम की जा सकेगी। फिर यूरो के उदय का विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की प्रधानता पर मुख्य प्रभाव होने की संभावना है, क्योंकि कई क्षेत्र में यूरो डॉलर का स्थान ले लेगा। केंद्रीय बैंकों और सरकारों के द्वारा डॉलर की तुलना में यूरो के रूप में विदेशी विनिमय भंडारों को रखने में भविष्य में वृद्धि होगी। और फिर इसके अलावा
अगर हम देखें कि भारत के लिए इसके क्या निष्कर्ष है, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, तो यूरोप में एकमात्र करेंसी होने के भारत के लिए कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं। पहला, यूरोपियन जो खंड में भारत के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। उत्पादों के 15 ग्रुप, जिसमें खाद्यान्न, घी, तेल, कपड़ा, रसायन, धातु, गाड़ियां, सब्जियां, हीरे जवाहरात, प्लास्टिक इत्यादि शामिल है, भारत द्वारा निर्यात किए जाते हैं। इनकी कीमत लचक ऐसी है कि इनकी कीमतें कम हो जाने से भारत का उन देशों की बाजार में से भाग महत्वपूर्ण रूप में बढ़ जाएगा। दूसरा, यूरो को अपनाने से सौदों की लागत में संभावित कमी से पूंजी बाजारों में अधिक एकीकरण हो जाएगा। इससे न केवल यूरोपियन भूखंड में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि भारत को सहायता के प्रवाह में भी वृद्धि होगी। और तीसरा, भारत के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग को यूरोपियन यूनियन में अधिक व्यावसायिक अवसर प्राप्त होने की संभावना है। चौथा, कीमतों में अधिक पारदर्शिता और समान कीमतों की रणनीति से भारतीय निर्यातक भी अपने निर्यात कीमतों की रणनीति को दोबारा तैयार करेंगे। पांचवा, यदि यूरो एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाता है तो यूरोपियन भूखंड से भारत के आयात अधिक महंगे होने का जुगाव रखेंगे, परंतु यूरोपियन व्यावसायिक फर्में अधिक एकीकरण और परिणाम स्वरूप कुशलता और उत्पादकता के अधिक ऊंचे स्तर प्राप्त करके ऐसी संभावना को दूर कर लेंगी। यूरो का उदय बेशक भारत के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों ही है। अपने अधिकतम लाभ के लिए भारत को इस अवसर का पूरा शोषण करना चाहिए। अब अगर हम इसका यूरोपियन समुदाय का आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन अगर हम करें, तो पश्चिम यूरोप के दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपियन यूनियन का बनना सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और यूरोपियन यूनियन जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी उन्हें प्राप्त करने में काफी सीमा तक सफल रही है। यह सदस्य देश के उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार कर सकी है। यह साझा बाजार में उत्पादों और साधनों की मुक्त गतिशीलता ला सकी है। इससे सदस्य देश में निवेश और विकास की दरों में वृद्धि हुई है। इससे पूरे ग्रुप के भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हुआ है। यह कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों जैसे 1987 के काले अक्टूबर पर सफलतापूर्वक काबू पा सका है। यूरोपियन समुदाय के सदस्य देश ने अमेरिका के व्यापार और विनिमय दर के समंजनों के बारे में धमकियों का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना किया है। वे साझा करेंसी पैदा कर सके हैं और वित्तीय तथा स्टॉक एक्सचेंज बाजार के ढांचे में दूरगामी परिवर्तन कर सके हैं। फिर भी नॉर्थ अमेरिका के देशों के साथ इन देशों ने मधुर राजनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन एक अधिक विस्तृत और संगठित आर्थिक और मौद्रिक यूनियन को प्राप्त करने की राह पर आगे बढ़ रही है, परंतु पिछले 3 वर्षों से यूरोपियन यूनियन के कम से कम 7 देशों में गंभीर ऋण की समस्या तथा ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकल जाने की संभावना से इस प्रयत्न को धक्का पहुंचा है। निसंदेह यूरोपियन यूनियन ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां की हैं, परंतु बहुत सारे आधारों पर इसकी आलोचना भी की जाती रही है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने निश्चित रूप से सदस्य देशों के व्यापार को काफी विस्तार किया, परंतु इसकी एक घबराहट पैदा करने वाली विशेषता है। यह नए सदस्यों के व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है, परंतु शुरू के सदस्यों में व्यापार का फैलाव पिछले कुछ दशकों में धीमा पड़ गया है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश अपनी परिवहन, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में उचित तालमेल लाने में सफल नहीं हुए हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्रीय ग्रुप में आर्थिक और मौद्रिक संकट की आवाज सुनाई पड़ रही है। यूरोपियन यूनियन के बनने से बड़ी मात्रा में व्यापार विचलन, ट्रेड डाइवर्जन, विशेष रूप से कृषि उत्पादों में हुआ है। ऊंची कृषि कीमतों के कारण उपभोक्ताओं के हितों को बलि दे दी गई है। यूरोपियन यूनियन में व्यापार विचलन से अमेरिका और जापान के अतिरिक्त लैटिन अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व के देशों को हानि पहुंची है। यूरोपियन यूनियन द्वारा अपनाई गई कृषि नीति के कारण भारी कृषि आधिक्य और भंडारीकरण की ऊंची लागत की समस्याएं उठी है। यूरोपियन समुदाय इन आधिक्यों को निर्यात पर भारी अनुदानों से घटा रही है। सितंबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और विकासशील देशों के WTO के कैनकुन में मंत्री स्तरीय सम्मेलन में और बाद में यह प्रमुख विवाद का विषय रहा है। फिर यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण विषय में असफल रही है कि इसके कारण क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई है।
कुछ क्षेत्र में जैसे दक्षिण इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी के दक्षिणी और पूर्वी भाग विकास के मामले में अन्य क्षेत्रों में से पिछड़ गए हैं। फिर वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन अपने आप को एक करेंसी युक्त अधिक निकटता से एकीकृत आर्थिक यूनियन में परिवर्तित करने के बहुत अधिक पेचीदा काम में लगी हुई है। इस विषय पर लंबी वार्ताओं के अतिरिक्त सदस्य देशों को आर्थिक निर्णय करने में अपनी कुछ प्रभुसत्ता का त्याग करना पड़ा है। कुछ सदस्य देश ने मैस्ट्रिच एग्रीमेंट की पुष्टि कर दी है, परंतु इस समझौते के कुछ भागों में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। फिर यूरोपियन यूनियन को पूर्ण आर्थिक और राजनीतिक यूनियन बनाने में पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कुछ कमियों के होते हुए भी यह फिर भी स्वीकार किया जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल हुई है और इसने सदस्य देशों की तेज आर्थिक उन्नति में निश्चित सकारात्मक योगदान किया है। थैंक यू।